नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश विश्वास अपने चैनल मैथ स्मार्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से किया था कि मैं बिगनर हूं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मेरे बातों को सीरियसली लिया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके मुझे सपोर्ट किया। मेरे कुछ शुभचिंतक हैं जो मेरे लिए अपना कीमती समय खर्च कर रहे हैं, तो मैं उन लोग से कहूंगा कि आप अपनी कृपा दृष्टि कुछ दिन और मेरे लिए बनाए रखिए ताकि मेरा चैनल स्टेबल हो जाए। उन लोग को एक बार फिर से धन्यवाद जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। चलिए, आज HCF एंड LCM का चौथा क्लास हम लोग पढ़ेंगे। तो सवाल देखिएगा, 175 केले और 105 संतरे कितने छात्रों में समान रूप से बांटा जा सकता है। ठीक है, बस इतना ही सा सवाल है कि 105 संतरे हैं और 175 केले हैं और उनको समान रूप से छात्रों में बांट देना है और छात्रों की संख्या नहीं पता है कि कितने छात्रों में इन वस्तुओं को बांटना है ना। आपको क्या बताना है? छात्रों की संख्या बताना है। ठीक है, हर टाइप का सवाल हमको कराना है, इसलिए इस तरह का भी सवाल आप लोग सीखिए। देखिएगा कैसे बनेगा। एक 175 केला है। ठीक है, केला कितना है? 175। और संतरा कितने हैं? संतरे हैं 105, है ना। अब देखिए, जब छात्रों के बीच में बांटना है, कोई वस्तु दे देगा कि इनको बांटिए। जैसे दो वस्तु दिया हुआ है, केला 175, संतरा 105, और समान रूप से बांटना है, लेकिन छात्रों की संख्या पता नहीं है कितना है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं? 175 और 105 का HCF ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए, 175 का फैक्टराइजेशन करेंगे और 105 का फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, गुणनखंड करेंगे। देखिए 175 कैसे कटेगा। ठीक है, इसको कटाते हैं 5 से कटा देंगे, पढ़ती है 15 हो जाएगा और 5 बचे 25 हो जाएगा, फिर 5 से फिर 7 बार में, यानी कि 5 गुना 5 और गुना में क्या 7, 5 बचे 25 और 25 7 है 175 होता है। ठीक है, अब क्या कर लेंगे? 105 है तो 105 का भी खंड इसी तरह से कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? देखिएगा 3 गुना 5 यानी कि 15 हो गया, और 15 7 105 है ना, यानी कि 3 5 15 और 15 में 7 से गुना कीजिएगा तो 105 होता है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा क्या निकल के आ गया? 175 और 105 का क्या निकला? फैक्टर निकला। यानी कि हम HCF ज्ञात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? HCF ज्ञात कर रहे हैं। आप लोग इसको भाग विधि से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा, इसमें क्या करते हैं? जो मैच करता है उसको लेते हैं। कौन कौन मैच कर रहा है? 5 और 7 मैच कर रहा है। ठीक है, ये 3 मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे? इस 5 को ले लेंगे, है ना, और इस 7 को ले लेंगे। ठीक है, यानी कि 5 गुना में 7। ठीक, तो 35 निकल के है, और 35 क्या निकला? छात्रों की संख्या। ठीक है, तो लिख दीजिए किस लिए? छात्रों की संख्या बराबर 35। ठीक है, यानी कि 35 छात्र थे जिनमें क्या करना था? 175 केला बांट देना था और 105 संतरा बांट देना था। ठीक है, कुल कितने छात्र थे? 35 छात्र थे। बहुत लोगों को इस तरह का प्रश्न बनाने आता भी होगा, और जो लोग नए होंगे उनको ये प्रश्न नहीं बनाने आता होगा। एक लाइन का सवाल है, लेकिन जब तक आप किसी चीज को जानिएगा नहीं, वह चीज आपके लिए क्या होगा? भारी बनकर रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, आंसर तो हो गया, सवाल के हिसाब से हम लोग कंप्लीट कर दिए, अब कुछ नहीं बनाना है। लेकिन अगर आप चाहें तो पता कर सकते हैं कि प्रत्येक छात्र को कितना केला मिला और प्रत्येक छात्र को कितना संतरा मिला। ठीक है, इस चीज को भी हम लोग बता सकते हैं। देख लीजिए, एक छात्र को मिला केला। ठीक है, एक छात्र को कितना केला दिया जा रहा है? तो कुल केले के संख्या में, यानी कि 175 में कुल विद्यार्थियों की संख्या से भाग दे दीजिए। ठीक है, इससे इसमें क्या करेंगे? भाग दे देंगे। ये कितना बार में कटेगा? देखिएगा, अगर 7 से इसमें गुना कर दीजिएगा, 7 बचे 35, 3 बचेगा और नहीं ज्यादा हो जाएगा, 5 बचे 25, 2 5 3 15 और 2 17। ठीक है, यानी कि 5 बार में कट रहा है। 35 का पढ़ा 5 बार पढ़िएगा, 175 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि एक छात्र को 5 केला दिया जा रहा है। ठीक है, एक छात्र को कितना केला दिया जा रहा है? 5 केला दिया जा रहा है। अब एक छात्र को संतरों की संख्या बताइए कि एक छात्र को मिला संतरा,
तो 105 कुल संतरा है, इसमें 35 से भाग दे दीजिएगा तो ये कितना बार में कटेगा देखिएगा, इसको कटा करके देखते हैं। तो 7 से अगर कटाइएगा 7 5 35 हो जाएगा, 7 एकम 1 हो जाएगा, यानी कि 15 7 105 होता है। ठीक है, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक छात्र को, है ना, एक छात्र को कितना संतरा मिला, तो 3 संतरा मिला। ठीक है, यानी कि 5 केलों की संख्या, यानी कि केलों की संख्या क्या है, केला बराबर 5 और संतरा बराबर 3। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या ज्ञात कर दिए, एक छात्र को मिलने वाला केला और मिलने वाला संतरा, ठीक है, दोनों मिलाकर के 8 को मिलता है उसको। ठीक, 8 पीस मिलते हैं, 5 केला और 3 संतरा। तो हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे बस यही पूछ रहा था कि समान रूप से बांटना है तो छात्रों की संख्या बता दीजिए, और हम लोग छात्रों की संख्या आसानी से यहाँ सिर्फ HCF ज्ञात करके बता दिए। ठीक है, और ये क्या किए हम लोग, ये बता दिए कि एक छात्र को कितना केला मिलेगा और एक छात्र को कितना संतरा मिलेगा। ठीक है, उसको ज्ञात करने के लिए क्या किया, कुल केला की संख्या में छात्रों की संख्या से भाग दे दिए, तो निकल गया कि एक छात्र को 5 केला मिला, और कुल संतरा की संख्या में छात्रों की संख्या से भाग दे दिए, यानी कि निकल गया कि एक छात्र को 3 संतरा मिला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को देखिएगा, इस तरह का प्रश्न HCF एंड LCM चैप्टर से हमेशा पूछा जाता है कि 4 पहियों की परिधि 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है। ये एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। ठीक है, सवाल में आप देखे होंगे कि कम से कम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कम से कम बोल रहा है। ठीक है, और ये बोल क्या रहा है, 4 पहिया है ना, और जिसका परिधि जो है अलग अलग है। परिधि क्या होता है, परिधि जो होता है इस तरह से होता है, पूरा गोल, है ना। एक चक्का जो होता है, जैसे कार का आप चक्का ले लीजिए, ठीक है, टायर क्या होता है, पूरा वृत्त के आकार का, सर्कल के आकार का होता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसका जो भी दूरी होगा इसी को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है ना, इसको परिधि बोलते हैं, और यानी कि डायमीटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परिधि को डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, तो सबका लेंथ जो है अलग अलग है। एक चक्का जो है 16 सेंटीमीटर का है, एक 24 का है, एक 32 का है, एक 40 का है, और बोला जा रहा है कि ये सब जो है एक साथ घूमना शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए कि एक कार में 4 चक्का होता है, ठीक है, और चारों चक्का जब कार चलता है तो क्या होता है, चारों चक्का एक साथ घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चक्का रुका रहता है एक चक्का चलता है, ऐसा तो नहीं होता, सब साथ में चलते हैं। वैसे उस पर नहीं जाना है, हमको सवाल में बोल रहा है कि यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है, यानी कि जब ये घूमना शुरू करता है, इस पॉइंट से अगर घूमना शुरू करता है तो फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचता है, तभी तो इसका पूरा चक्कर हुआ। अगर बीच में यहाँ से शुरू होता है और यहाँ आकर रुक जाता है तो इसका पूरा चक्कर नहीं हुआ, ये फिर जाकर इसमें मिलता है, तब जाकर के इसको पूरा चक्कर बोलेंगे। ठीक है, पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी, किनके द्वारा, सभी पहियों के द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसको कैसे बनाइएगा, कम से कम बोल दिया तो सीधा जानिए कि LCM ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनके द्वारा ऐसा लिख सकते हैं कि इनके द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 16, 24, 32 और 40 का LCM। ठीक है, 16, 32, 40 का LCM जो होगा वही क्या होगा, इसके द्वारा तय किया गया दूरी होगा, किसके द्वारा, चारों पहियों के द्वारा। तो चलिए 16, 24, 32 और 40 का LCM ज्ञात कर लेते हैं। बस कुछ नहीं करना है, 2 से 8 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 20 बार में। ठीक है, 2 से 4 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 10 बार में। ठीक, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में। ठीक है, 2 से 1 बार में, 3 का 3 हो जाएगा, 2 से 2 बार में, 5 का 5 हो जाएगा। अब किसी से नहीं कटेगा, बस गुना कर देना है। क्या करना है, गुना करना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर से क्या 3 गुना 2 गुना 5, है ना, इस तरह से गुना कर देना है। गुना करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 3 48 और 48 में 10 से गुना कर लीजिए, यानी कि 480। ये क्या आ गया, सेंटीमीटर में आ गया है। ठीक है, गुना करने के बाद क्या है, 480 आया। और सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में ये सब जो है परिधि इसका दिया हुआ था। ठीक है, तो हमको क्या पता करना था कि कम से कम कितनी दूरी तय कर लेंगे। ठीक है, और हम माने क्या है कि इनके द्वारा तय की गई दूरी बराबर इन सभी का LCM, तो यही क्या हो गया, दूरी हो गया। ठीक है, तो दूरी बराबर 480 सेंटीमीटर।
यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जब भी आपको कहीं देखने को मिलेंगे और बोल देगा कि इनके द्वारा कम से कम तय की गई दूरी बताइए, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल एलसीएम ज्ञात कर देंगे, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा तीसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम 495 तथा उनका एचसीएफ 5 है। यदि उनका योग 100 है तो इन दो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, देखिएगा समझेंगे। पहले सवाल में क्या क्या दिया हुआ है उस पर ध्यान देते हैं। एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम कितना है 495 यानी 495, और एचसीएफ दिया है 5, है ना। और क्या दिया हुआ है, संख्याओं का योग दिया हुआ है। ठीक है, संख्याओं का योग कितना है 100 दिया हुआ है। ठीक, और क्या दे रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। अब देखिए जब भी एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात किया जा सकता है ना, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का ज्ञात किया जा सकता है। दो संख्या इसमें स्पष्ट लिख रहा है। ठीक है, इसीलिए हम जानेंगे कि दो संख्या के बीच में एलसीएम ज्ञात किया गया तो 495 आया है, और इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात किया गया तो 5 आया है। ठीक है, इतने बात को आराम से समझना है। ठीक है, कि संख्या दो ही है, अगर संख्या एक ए होगा तो दूसरा बी होगा, ऐसा कुछ हम लोग लेकर चलते हैं, मान कर चलते हैं कि ए और बी का एलसीएम कितना है 495 है, और ए और बी का एचसीएफ क्या है 5 है, और ए और बी को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये चीज बताया जा रहा है। तो बताना क्या है आपको, दो संख्याओं के बीच में अंतर यानी ए और बीच के अंतर बताना है आपको। ठीक है, तो देखिएगा आगे इसको कैसे बनाते हैं। चलिए एलसीएम लिख लिए, एचसीएफ लिख लिए, अब क्या लिखना होगा, दो संख्याओं का योगफल दिया है ना, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना है 100 है। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या करना होगा, संख्या मानना होगा इसका। ठीक है, कि संख्याएं क्रमशः, अब क्रमशः का मतलब क्या होता है, लगातार होता है ना। पीछे के सवाल में आपको हम बताए थे कि अगर रेशियो में दे देता है कि 2:3, है ना, और एचसीएफ क्या दे देता है 5 अगर दे देता है मान लीजिए, है ना, और ये क्या संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो आप संख्या यहां से कैसे ज्ञात कर सकते थे, 5 से इसमें गुना करते थे तो पहला संख्या निकलता था, और इसमें गुना करते थे तो दूसरा संख्या निकलता था। ठीक है, इस तरह से हम लोग संख्या ज्ञात कर रहे थे, किसमें, एचसीएफ से गुना करके, है ना। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि पहला संख्या 5a, संख्या क्या मानिए ए मानिए, और दूसरा संख्या क्या मानिएगा बी मानिएगा। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, हमको एचसीएफ से गुना करना होगा, यानी कि पहला संख्या मेरा 5a हो गया, दूसरा संख्या 5b हो गया, है ना। इस चीज को एक बार फिर से देखिए, मान लेते हैं कि पहला संख्या a है और दूसरा संख्या क्या है b है ना। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और एचसीएफ सवाल में दिया हुआ है कि 5 है ना। तो हम लोग संख्या कैसे ज्ञात करते थे, संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते थे कि एचसीएफ से पहला संख्या में गुना यानी कि 5 है ना, और फिर एचसीएफ से दूसरा संख्या में गुना यानी कि 5b, है ना। हम इस चीज को प्रूफ करके पीछे के सवाल में भी बनाए हैं। तीसरा क्लास मेरा देखिएगा, इससे पीछे जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस रेशियो से संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और संख्या से रेशियो कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, और एचसीएफ देगा और रेशियो देगा तो उससे कैसे संख्या ला करके हम लोग साबित करते थे। ठीक है, ये सारा कुछ हम पीछे क्लास में बता चुके हैं। तो यहाँ देखिएगा, हम लोग पहला संख्या ए मानते हैं, दूसरा संख्या बी मानते हैं, और एचसीएफ 5 है तो हमको संख्या मिल जाएगा। संख्याएं क्रमशः यानी कि पहला संख्या 5 है और दूसरा संख्या 5b, ऐसा हम लोग लिख लेंगे। आगे बढ़िएगा, सवाल में क्या दे रहा है कि दो संख्याओं का योग यानी कि 5a प्लस 5b। ठीक है, 5a और 5b का योग कितना है 100 है। ठीक है, अब यहां से देखिए 5 को कॉमन ले लीजिए तो a प्लस b लिख सकते हैं, क्योंकि 5 इसमें गुना करेगा तो 5a हो जाएगा, फिर प्लस और उसके बाद 5b से गुना करेगा तो 5b हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के कंडीशन में इसको क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, और इधर क्या लिखेंगे 100 लिख लेंगे। ये जो 5 यहाँ गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा तो 20 निकल के आ जाएगा, और a प्लस b बराबर 20 निकल के आ गया, जिसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। अब सवाल में क्या दिया हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। ठीक है, इसको यहां से अब हमको एक समीकरण तो पता चल गया है, यानी कि अब और भी समीकरण हमको चाहिए, तभी तो इस समीकरण को हल करेंगे। तो उस तरह के समीकरण लाने के लिए क्या करेंगे, सवाल से ही करते हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम, है ना, होता है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना में एलसीएम, है ना।
इधर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। यही ना फॉर्मूला होता था जी कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुना में एलसीएम, ये फॉर्मूला होता था। तो उसको हम एचसीएफ और एलसीएम को इधर लिख देंगे तो क्या दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं लिखिए, है ना। और इधर क्या होता था, पहला संख्या गुना में दूसरा संख्या, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना। सब चीज को जानना है, ऐसा नहीं कि जो रट लिए हैं उसी को हम लागू करते रहेंगे। बात को समझना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कहिए या पहला संख्या गुना दूसरा संख्या कहिए, बात एक ही है। चलिए एचसीएफ और एलसीएम में गुना करना है, यानी कि 5 गुना 495 में गुना कर दीजिए। और इधर क्या करना होगा आपको, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 5a गुना में 5b करना होगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सवाल में ये सारा कुछ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, और दो संख्या हम लोग मानिए लिए कि पहला संख्या 5a हो गया, दूसरा संख्या 5b हो गया। ठीक है, इनका वैल्यू पुट कर देंगे, यानी एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, पहला संख्या हो गया, दूसरा संख्या हो गया। अब चलिए इसको हल करते हैं। 99 है ना, और बटा में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में a गुना b। अब 25 कहाँ से लिख लिए, घबराइएगा मत, 5 5 25 होता है। ठीक है, 5a से 5b में गुना करेंगे तो 25ab आएगा, है ना, जो कि 25 को हम इधर भेज देंगे, यानी कि गुना में है तो भाग में चला आएगा, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ ab बचेगा। ठीक है, एक बार देख ही लीजिए, 5 5 कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, और a और b में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a गुना b या ab, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, इतना आप लोग जानते होंगे। अब इसी 25 को हम क्या किए हैं कि यहाँ देखिए इसके साथ में गुना में है तो बराबर की इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ ab बच जाएगा, है ना। बात समझ में आ रहा होगा। चलिए 5 से इसको कटाइए, 5 5 25 होता है, 5 से इसको कटाइए, 5 9 45, है ना, और फिर से 5 9 45, यानी कि ab यानी कि a इंटू बी बराबर कितना निकल के आया, 99। ऐसा क्या है, समीकरण 2 है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर से देखिए, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। इतना तक तो सबको कंफर्म है कि एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये क्या होता है, सूत्र होता है, ये कुछ और नहीं होता है। इन सबका वैल्यू पुट कर देंगे, एचसीएफ का, एलसीएम का, और दोनों संख्या हम जो माने हुए हैं यहाँ पे, है ना, 5a गुना 5b, उसको रख लेंगे। उसके बाद में इसको हल कर रहे हैं, यानी कि 5 5 25 हो जाएगा, 25ab। ठीक है, तो यहाँ से 25 को उड़ा देंगे, और ये गुना में है, यहाँ पे a और b के साथ में 25 क्या है, गुना में है ना, तो ये बराबर की इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। इस तरह से ab बराबर निकल के आएगा 99, जो कि समीकरण 2 हो गया है ना। आगे देखिएगा, सवाल में क्या पूछ रहा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर। ठीक है, अंतर यानी कि संख्या क्या क्या माने हैं हम, a और b माने हैं, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, और देखिएगा कि यहाँ पे a प्लस b बराबर मेरा 20 है। ठीक है, और a गुना b यानी a इंटू b बराबर क्या है, 99 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि एक बीज गणित का, अलजेब्रा का ऐसा फॉर्मूला का यूज करेंगे जिसमें ये भी यूज हो जाए और ab का मान भी यूज हो जाए। ठीक है, a प्लस b का मान 20 और a इंटू b का मान 99, ये दोनों का क्या करना है, यूज करना है, इसको यूटिलाइज करेंगे, उपयोग में लाएंगे। ठीक है, तो a माइनस b को होल स्क्वायर पे हम लोग चलेंगे। अब यहाँ से आपको सूत्र का प्रयोग करना होगा। आप लिखिएगा कि सूत्र से a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या क्या होता है, 2 होल स्क्वायर होता है। ठीक है, एक होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, इस फॉर्मूला को बहुत कम लोग जानते होंगे, कुछ लोगों के लिए नया होगा, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा कि ऐसा भी होता है ना, कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि a प्लस बी का मेरा वैल्यू जो है 20 यहाँ रख लेंगे, और a इंटू बी का वैल्यू जो है 99 यहाँ रख लेंगे। अगर आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का यूज करते, ये अभी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं होता है, लेकिन इसको यूज कीजिएगा, है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपके पास में वैल्यू नहीं है ना, a प्लस बी का वैल्यू है। इसीलिए हम क्या किए हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर में a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab का यूज किए हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर चलेंगे, और a प्लस बी का कितना है वैल्यू, a प्लस बी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 20 रख देंगे, a प्लस बी बराबर 20, ऐसा हमारा क्या है, समीकरण है ना। तो यहाँ पे 20 रखिए,
और आगे क्या रखेंगे -4 और a इंटू बी की जगह पे 99 गुना में क्या 99, ठीक है। यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी स्क्वायर करना है ना जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर है यानी कि 20 का स्क्वायर बराबर 400 और माइनस में 4 से 99 में गुना कर दीजिएगा तो 9 चौक 36 होता है, 3 बच जाएगा शेष, 9 चौक 36 और 3 39, ठीक है। यानी कि 396, 400 में से 396 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर है यानी कि स्क्वायर क्या होता है, बराबर की इस तरफ जाता है तो रूट में बन जाता है ना। तो यहाँ से स्क्वायर को हटा करके 4 पर क्या कीजिए रूट कीजिए, है ना, यानी कि वर्गमूल निकालिए 4 का और a माइनस बी का वैल्यू निकाल के आ जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, ठीक है। ये मेरा समीकरण 3 आ गया। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, घबराइएगा मत कि पहले तो समीकरण 1 लाए फिर 2 लाए फिर 3 लाए, इस तरह से समीकरण ही लाते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। सवाल को हल करना है, इसलिए इस तरह से जो सवाल मांगता है उसको करना पड़ता है, ठीक है। अपने मन से नहीं चलते हैं हम लोग इस चीज को समझते हैं कि ये क्या हमसे डिमांड कर रहा है और कहाँ जाके इसका अंत होगा। अगर a माइनस बी बराबर 2 आ गया तो आप क्या समझिएगा कि दो संख्या के बीच का अंतर हो गया ये 2, ऐसा नहीं है। आप a का वैल्यू निकालिए, b का वैल्यू निकालिए, अब इन दोनों को घटा करके आपको वैल्यू बताना है। ये मत सोचिएगा कि a माइनस बी का अंतर हम ज्ञात करके दिखा दिए 2 आ गया यही आंसर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब इधर जगह नहीं है, थोड़ा सा हमको मिटाना पड़ेगा। चलिए इधर साइड में बता देते हैं, है ना। अब क्या करेंगे देखिएगा, a प्लस बी बराबर क्या है 20 है ना, और a माइनस बी बराबर क्या है 2 है। यानी कि ये जो समीकरण है इन दोनों को हल करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को हल करेंगे, ठीक है। चलिए हम नहीं दिख रहे होंगे लेकिन आप लोग अपना काम कीजिए। तो चलिए समीकरण 1 और समीकरण 3 है ना को हल करने पर ऐसा लिखिएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है आपके पास, a प्लस बी है बराबर में क्या है 20 है, और समीकरण 3 क्या है a माइनस बी है, a माइनस बी बराबर में 2 है, ठीक है। इसको हल करते हैं, अगर इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा देखिए, तो a प्लस a यानी कि 2a हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो क्या हो गया प्लस में से माइनस यानी प्लस माइनस कट जाता है, कुछ नहीं बचता है, और बराबर में यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 और 2 22 है ना। तो a बराबर क्या निकल के आ गया, 2 से इसको काटिए 11 बार में, इसलिए a बराबर 11 है ना। a बराबर क्या हो गया 11 हो गया। अब यदि a के मान यानी कि पहला संख्या का जो a लेकर चले हैं, a के जगह पे कितना लिखेंगे 11 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से मेरा पहला संख्या कितना निकलेगा 11 गुना 5 यानी कि 55 है ना। अब चलिए b का वैल्यू ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो a का मान किसी समीकरण में रख लेते हैं, अगर a का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, है ना, लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर हम जो बोलते हैं उसको भी सुना कीजिए, जगह कम होने के कारण कुछ चीजें जो कि हम बोलते हैं नहीं लिख पाते हैं, है ना, इसलिए आपको सुनना भी चाहिए। तो समीकरण 1 में a का मान रख रहे हैं, a का है ना, 9 नहीं है, a का मान रख रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है a प्लस बी बराबर 20 है और a का मान कितना है 11 है, और a के जगह पे हम क्या लिखेंगे 11 प्लस b बराबर में क्या 20, इसलिए b बराबर क्या निकल के आ जाएगा 20 में से 11 को घटाना पड़ेगा, 20 में से 11 को घटाना पड़ेगा, उधर भेज दीजिएगा तो 9 निकल के आ जाएगा, है ना। a बराबर कितना निकला 11 और b बराबर 9 निकल के आ गया है। तो इस तरह से पहले अब क्या कीजिएगा संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अब संख्याएं, है ना। अब संख्याएं बराबर क्या हो जाएगा देखिए, तो हम लोग संख्याएं क्या क्या लिए हैं, संख्याएं क्रमशः 5a और 5b है ना। तो 5a अगर लेते हैं, है ना, पहला संख्या यानी कि, तो 5 का तो 5 लिख देंगे, लेकिन a के जगह पे कितना लिख सकते हैं बताइए, a की जगह पे 11 लिख सकते हैं, है ना, a की जगह पे 11 लिख लेंगे। और b की जगह पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि दूसरा संख्या ज्ञात करने चलेंगे तो 5b है, और b के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 9 है ना, 5 गुना में 9 है, इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो कितना निकल के आ जाएगा 55 हो जाएगा एक संख्या, और दूसरा संख्या 5 9 45 हो जाएगा, है ना। किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समीकरण को हल किए हैं, a का मान निकला 11, और फिर क्या किए कि a का मान समीकरण 1 में रख दिए, है ना। यहाँ से क्या हो गया b का मान निकल गया, यही रूल होता है निकालने का। तो a बराबर 11 आ गया और b बराबर 9 आ गया है ना। इस तरह से हम संख्या ज्ञात करेंगे
कि अगर 5 के साथ में a है तो 5 में a की जगह पे 11 रख के गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। और 5 में 9 से गुना करेंगे तो 45 आ जाएगा, क्योंकि b का मान मेरा 9 आया है ना। अब आप यहाँ से बताइए कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, अब आपसे ये बन जाएगा, है ना। तो लिखिएगा कि अंतर बराबर 55 में से 45 को घटाइएगा तो 10 निकल के आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा लाने के लिए हम लोग इतना दूर का सफर तय किए हैं। ठीक, तो समझने वाली बात है ना, कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है, किस तरह से इसको बनाना होगा। ठीक है, HCF एलसीएम दे दिया था, योग दे दिया था, बाकी कुछ नहीं दिया था, और हमसे क्या पूछ लिया था, दो संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न से चलते गए HCF एलसीएम करके, और यहाँ संख्या हम लोग माने हैं। ये आप लोग सोचिएगा कि कहाँ से 5 है और कहाँ से 5b, यानी कि पहला संख्या 5 है और दूसरा संख्या 5b कहाँ से आया है ना। तो क्या किया गया है कि पहला संख्या को 5a माना गया है और दूसरा संख्या को 5b माना गया है। अब आप सोचिए कि हम 5 ही क्यों लें, a के साथ में हम 5 से ही गुना क्यों करेंगे। हम 10 से गुना नहीं कर सकते हैं, 12 से गुना नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि HCF क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या करते हैं, संख्या ज्ञात करने के लिए उसके HCF से गुना किया जाता है। ठीक है, HCF से गुना किया गया है, इसीलिए यहाँ पे 5a है और इसीलिए यहाँ पे 5b है। तो आप यहाँ पे 5 की जगह पे कुछ और नहीं ले सकते हैं, क्योंकि HCF क्या है, 5 है ना। बातें समझ में आ रही होगी। अब प्रश्न से चले हैं कि दोनों संख्याओं का योग 100 दिया है, यानी कि 5a और 5b को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। इस तरह से a प्लस b बराबर निकला 20। ये समीकरण 1 हो गया। अब क्या किया है कि HCF गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुना एलसीएम, यही सूत्र होता है। तो उसको इस तरह से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो HCF कितना हो गया, 5 हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 495 हो गया, और दोनों संख्या को आपस में गुना किया गया है। ठीक है, HCF और एलसीएम का वैल्यू रख दिया, और 5 5 कितना होता है, 25 होता है। 25 ए भी हो जाएगा, तो ए भी यहाँ रख लेंगे, और 25 को क्या करेंगे, इधर भाग देने के लिए भेज देंगे कि जाओ तुम उसमें भाग दे करके आओ, है ना। तो ए बी बराबर कितना निकला, 99, जो कि समीकरण 2 निकल के आ गया, है ना। अब सवाल में आगे आपसे क्या पूछ रहा था कि दो संख्याओं के बीच का अंतर बताइए, है ना। तब a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर हम लोग चले हैं। तो a माइनस बी के एक और फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 4ab, है ना। a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 4ab। ठीक है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ही हम क्यों चलें। अब सोचने वाली बात है कि a माइनस बी का हम लोग फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, a प्लस बी का क्यों नहीं लगा सकते हैं, या कोई अन्य फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो नहीं, हम लोग जब भी करेंगे तो a माइनस बी के फॉर्मूला ही यूज करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे, क्योंकि अंतर बोल रहा है भाई, अंतर निकालना है आपको, यानी कि a में से b को घटा के बताना है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या किए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पे चलेंगे, और होल क्यूब क्यों नहीं किए, a माइनस बी का होल क्यूब भी तो होता है फॉर्मूला, उसको क्यों नहीं किए, उसको इसलिए नहीं किए कि हमको a प्लस बी का वैल्यू पता है, a प्लस बी का वैल्यू 20 है ना, समीकरण 1 में आया हुआ है, और a इंटू बी का वैल्यू आया है 99, जो कि a माइनस बी के फॉर्मूला में ही इसका उपयोग है ना। तो इस तरह से हल करते गए हम, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 4 निकल के है। ठीक है, अगर बराबर की इस तरफ स्क्वायर है तो उधर भेजिएगा तो रूट में हो जाता है ना, जाकर के उस पर रूट चढ़ जाता है, यानी कि उसको वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा फिर आपको। तो a माइनस बी बराबर क्या निकल के है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और a माइनस बी का 2 निकल के आ गया वैल्यू। ठीक है, अब गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे इसको 2 को आंसर मत मान लीजिएगा, ताकि क्या बहुत लोग सोचेंगे कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, यानी कि a माइनस बी का बराबर में कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि आंसर हो गया, है ना। यहाँ पे आंसर लिखना गलत हो जाएगा, 2 को आंसर नहीं समझना है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हल किए हैं ना भाई, ये फॉर्मूला हल किए हैं तो कितना आ गया, 2 निकल के आ गया है। ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, समीकरण 3 मानना होगा। ठीक है, जब आप समीकरण बनाए हैं तो उसको हल कीजिएगा ना जी। आप किसी को बुलाए हैं तो उसका स्वागत कीजिएगा ना, छोड़ दीजिएगा कि चलो आ गए अब हम निकल लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। अब यहाँ से क्या किए हैं कि 1 और 3 को हल कर दिए हैं, और a प्लस बी बराबर 20 था, a माइनस बी बराबर 2 था, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 3 था। यहाँ से a का वैल्यू निकला 11 और b का वैल्यू निकला 9, है ना। अब क्या किए, संख्या ज्ञात कर लिए, इसमें यहाँ पे 11 रखें और यहाँ पे 9 रखें, 11 5 55 और 9 5 45 हो गया। तो अब संख्या का अंतर ज्ञात कर रहे हैं, a बराबर कितना निकला है, पहला संख्या मेरा क्या हो गया, 55 हो गया, दूसरा संख्या 45 हो गया, और इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 10 निकल के आ जाएगा। यही मेरा परफेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल देखते हैं।
सवाल दिया हुआ है कि 200 और 300 के बीच कितनी संख्या 6, 8 तथा 9 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, सवाल समझिएगा कि 200 और 300 के बीच। ठीक है, इसका बाउंडेशन दिया हुआ है, इसका लिमिटेशन दिया हुआ है। ठीक है, 200 और 300 के बीच के संख्या आप बता दीजिए, 200 और 300 के बीच के संख्या कि कौन कौन ऐसा संख्या होगा जो कि क्या होगा, 200 और 300 के बीच का संख्या जो कि 6, 8 और 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। इतनी संख्या है ना, संख्याओं की संख्या बताना है कि वह कौन कौन सी संख्या है कि जो कि क्या होगा 6 से 8 से और 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। बताइएगा आप कमेंट करके कि इस तरह के सवाल कितने लोगों को बनाने आता है। ठीक है, ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वैसे मैं बता रहा हूं, मैं वेट नहीं करूंगा कि आप बनाइए इसको। ठीक है, क्योंकि ये मेरा लाइव क्लास नहीं है ना, ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो हमको बनाना पड़ेगा, है ना। 200 और 300 के बीच में कितनी संख्या 6, 8 तथा 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। यही चीज आपको बताना है। तो क्या करना होगा कि 6, 8 और 9 जो है इन सभी का क्या करना होगा, एलसीएम ज्ञात करना होगा। ठीक है, मार्कर चेंज करने दीजिए। चलिए 6 का, 8 का और 9 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ज्ञात करेंगे। 2 से कटाइए 3 बार में, 4 बार में 9 का 9 हो जाएगा। ठीक है, मैं एलसीएम थोड़ा जल्दी में करता हूँ क्योंकि हमको पता है कि समय कम लेना है, आपका समय बर्बाद नहीं करना है ना, और एलसीएम आपको आता होगा। ठीक है, 3 एकम 1, 4 का 4, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 2 तिया 6, और 6 से किस में गुना कीजिए, 4 में, तो 24 हो जाएगा। 24 में 3 से कीजिएगा, यानी कि 72 निकल के आ गया। इसका एलसीएम कितना निकला, एलसीएम बराबर हो गया 72। ठीक है, अब इस 72 का क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे आप लिखिएगा कि वैसी संख्या है ना जो कि 72 से डिविजिबल है, यानी कि 72 से जिसमें भाग लग जाए उसमें क्या होगा, 6, 8 और 9 से भी भाग लग जाएगा, है ना। ये 72 को कौन बनाया है, 6, 8 और 9 का ही तो योगदान रहा है इसको बनाने में, यानी कि 6, 8, 9 मिल करके क्या किया, 72 का निर्माण किया है। यानी कि जिस संख्या में 72 से भाग लग जाएगा उसमें 6, 8 और 9 से भी भाग लग जाएगा, है ना। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि संख्याओं के एलसीएम से अगर भाग लगता है तो संख्या से भाग नहीं लगेगा, ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो संख्या 6, 8 तथा 9 से विभाजित होगी वह 72 से भी भाज्य होगी। ठीक है, ये चीज तो हम बता ही दिए लेकिन लिख भी दिए। ठीक है, कि जो जिसमें 6 से 8 से और 9 से भाग लग सकता है ना, जिसमें इन तीनों संख्याओं से भाग लग सकता है उसमें क्या होगा, 72 से भी भाग लगेगा। और क्यों लगेगा, क्योंकि 6, 8 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 72 होता है। एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या आता है वह क्या होता है, उस सभी संख्या में भाग देगा, है ना, जिसमें 6, 8 और 9 भाग दे सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लिमिट है कि 200 से 300 के बीच ही वह संख्या आपको ज्ञात करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे संख्या के बारे में बात करना है, एक लिमिट है ना। ये 200 हो गया और ये क्या हो गया, 300 हो गया। ठीक है, तब अब आप क्या कीजिए, संख्याओं का संख्या बताना है कि कितनी संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है, कई कोई संख्या आ जाएगा। इसको बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो संख्या खोजेंगे, उसके बाद उसका काउंटिंग करके क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे, है ना। तो 200 से 300 के बीच में संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिए कि सबसे पहले क्या कीजिएगा कि 72 में 1 से गुना कीजिएगा, है ना। 72 में 1 से गुना कीजिएगा तो 72 हो जाएगा, है ना, जो कि 200 से क्या है, छोटा है ना। तो हम 72 को नहीं लेंगे, 200 से बड़ा होना चाहिए और 300 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 7 14, यानी कि 144। यह संख्या भी मेरा क्या है, 200 से छोटा हो गया है, इसको भी नहीं लेंगे। ठीक है, अब 3 से इसको गुना करके देखिए, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, यानी कि 216 हो गया। इस संख्या क्या करेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, इसको तो लेना पड़ेगा क्योंकि ये संख्या देखिए 200 से ज्यादा है ना, 200 से ज्यादा है और 300 से क्या है, कम है, इसलिए एक संख्या तो मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला संख्या खोजिए, 72 से 4 में गुना कीजिए, है ना। तो 4 दूना कितना होता है, 8 होता है, 7 चौक 28 होता है ना, यानी कि 288। इसको भी देखिए 200 से अधिक है, 200 से कम नहीं है, और 300 से क्या है, छोटा है, इसको भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब और भी संख्या देख लीजिए, वैसे तो लगता नहीं है कि और भी संख्या आएगा क्योंकि ये 88 तक पहुंच गया है 4 बार में, अगर 5 बार में गुना करेंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा। तो आप देख लीजिए अपने आंख से, है ना, विश्वास नहीं करना है, आज के डेट में किसी पे भरोसा नहीं।
72 से क्या कीजिए 5 में गुना कर लीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 7 बजे 35 और 1 36 हो जाएगा, यानी कि 360 हो गया, है ना। अब देखिएगा इस संख्या को लेंगे या नहीं लेंगे। इस संख्या को हम लोग नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये 200 से तो अधिक है, ठीक है। एक कंडीशन तो फॉलो करता है, लेकिन सेकेंड कंडीशन में ये फ्लॉप कर जाता है, यानी कि ये 300 से अधिक है ना। लिमिटेशन क्या है? 200 से 300 के बीच ही संख्या होना चाहिए, और 300 से अधिक होता है 360। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग कि अब इससे अधिक हम लोग नहीं जाएंगे। यानी कि आपके सामने बस 2 ही संख्या ऐसा है जो कि 72 से कट सकता है, पूरे अपने शर्त के साथ में। 200 और 300 के बीच सिर्फ 2 संख्या है जो कि 72 से यानी कि 6, 8, 9 से पूरी तरह से कट सकता है। इसमें 6 से भाग देके देखिए, 8 से भाग देके देखिए और 9 से भाग देके, है ना, पूरा ये कट जाएगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये दोनों संख्या जो है इन तीनों संख्याओं से कटेगा, क्योंकि इसके एलसीएम का मल्टीपल है, यानी कि 72 से इसमें भाग देंगे तो ये कटेगा, तो इन सभी से भी कट जाएगा। आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा। यानी कि आपके पास कितने संख्याएं दिखाई दे रहे हैं? सिर्फ 2 संख्या। क्या आंसर होगा? 2 संख्याएं जो 6, 8 तथा 9 से भाज्य हैं, भाज्य होंगी, ठीक है। 6, 8 और 9 से भाज्य होने वाली सब सिर्फ 2 ही संख्या नहीं है। ये तो लिमिट दे दिया है ना, इसीलिए सिर्फ 2 संख्या हमको मिला। 200 से 300 के बीच सिर्फ 2 ही संख्या है। यहां लिख लीजिए कि 200 से 300 के बीच, 200 से 300 के बीच, ठीक है। वैसे आप लोग कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो इतना तो समझते ही होंगे, है ना। हर बात को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो 200 से 300 के बीच 2 संख्याएं जो 6, 8, 9 से भाज्य होगी, ठीक है। यही आंसर निकल गया। और अगर कोई बात कर दे कि कौन कौन संख्या होगी, तो पहला संख्या 216, दूसरा संख्या 288, इसके बाद में, है ना, कोई संख्या ही नहीं आ रहा है ना। 200 से छोटा संख्या आ जाता है। 2 बार तक गुना करने के बाद में क्या आता है? 200 से छोटा आ जाता है, और 4 के बाद यानी 5 बार गुना करते हैं 72 का, तो 288 से बढ़ करके 360 आ जाता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे? बस 2 संख्या ही लेंगे, जो कि मेरा यही आंसर हुआ, ठीक है। तो चलिएगा, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे क्लास से कुछ सीख पाते होंगे, है ना। आपके अंदर कुछ जमा हो पाता होगा। अगर आप सीख पाते होंगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कर लिए होंगे तो औरों के पास भेज करके शेयर करके सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। क्लास के पीरियड में तरह तरह के डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे आवाज आना, है ना, और लाइट का भी प्रॉब्लम होता है। तो इससे आपको इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। ये समस्या तो मेरा है कि हम आपको बता रहे हैं और कहीं से आवाज आए तो हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। और संसाधन की रही बात कि बहुत हाई फाई मेरे पास संसाधन नहीं है, तो आपको तो सीखना है ना। संसाधन अगर जुटा भी लेंगे तो संसाधन तो मेरा होगा, आपका तो हो नहीं जाएगा कि यहाँ पे ये ला देते हैं, बड़ा सा एलईडी लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, ये सब मेरा ही रह जाएगा, है ना। आपको क्या चाहिए? आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, है ना। आप बढ़िया से पढ़ पाए, ये चीज आपको चाहिए। तो मैटर ये नहीं करता है कि संसाधन क्या है, मेरा फैसिलिटी क्या है, इससे आपको भाई कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ईमानदारी से सीखते रहिए और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरे से कोई मिस्टेक होता है, कोई गलती होता है ना, तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। और हाँ, मैं जहाँ वीडियो बनाता हूँ वैसे मैं अपने कोचिंग संस्थान में बनाता हूँ। विश्वास ट्यूटोरियल के नाम से मैंने अपना एक कोचिंग संस्थान खोला हुआ है। तो हम वैसे जगह पे बनाते हैं जहाँ बकरी को पाला भी जाता है और बकरी को खाया भी जाता है ना। इसीलिए बकरी वकरी का भी साइड वाइड में कहीं कहीं आवाज आपको मिलता है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।